गुड इवनिंग एवरीवन। आज के इस लेक्चर में हम देखेंगे ग्रेविटेशन, जो कि आपके 10th स्टैंडर्ड का एक काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अगर बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से हम इस चैप्टर की बात करें तो इस चैप्टर का वेटेज अराउंड 5 to 7 मार्क्स है बोर्ड एग्जाम में, और ये काफ़ी इजी चैप्टर है, तो इसे कभी स्किप ना करें। तो आइए देखते हैं इस चैप्टर के अंदर और क्या है। अगर हम ग्रेविटेशन की डिस्कवरी की बात करें तो हमें सभी को पता है कि ये डिस्कवरी सर आइजैक न्यूटन ने की थी। तो और वो स्टोरी भी काफ़ी फेमस है, जहाँ पे मतलब सर एक पेड़ के नीचे बैठे थे और उनके ऊपर एक एप्पल गिरा था। वो सिनेरियो अगर हम एनालाइज करते हुए देखें तो हमें पता चलेगा कि वो टाइम पे सर के दिमाग में क्या क्या क्वेश्चंस आए थे कि उन्होंने ग्रेविटेशन का डिस्कवरी किया। अगर ये हमारा अर्थ है और यहाँ पे कोई पेड़ है, यहाँ से एप्पल गिर रहा था, तो सर के दिमाग में वो क्वेश्चन आया कि सबसे पहला तो ये पेड़ जो है वो शॉर्ट हाइट पे है, मतलब अर्थ के सरफेस से काफ़ी नज़दीक है, और इसके ऊपर अगर अर्थ ग्रेविटेशनल फोर्स लगा रहा है तो वह उसको अपने तरफ खींच रहा है। तो क्या अर्थ अपने सरफेस से काफ़ी दूर जो चीज़ें हैं जैसे कि मून है या फिर सन है, उनके ऊपर भी ग्रेविटेशनल फोर्स लगाता है। तो ये सब क्वेश्चंस को सॉल्व करते हुए उन्होंने ग्रेविटेशन के लिए एक लॉ दिया था, जिसे हम यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन भी बोलते हैं। तो अब हम देखेंगे न्यूटन्स यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। इस लॉ को यूनिवर्सल लॉ इसलिए भी कहा जाता है क्योंकि ये यूनिवर्स में जितनी भी बॉडीज़ हैं, जितने भी सेलेस्टियल बॉडीज़ हैं, या फिर हमारे सोलर सिस्टम में जितने भी बॉडीज़ हैं, मतलब अर्थ, सन, मून, जुपिटर, मार्स, सभी पे अप्लाई होता है। और इस लॉ को स्टेट करते हुए न्यूटन ने जो बोला था वो देखते हैं कि एवरी बॉडी इन द यूनिवर्स विच हैज़ मास, हर वो बॉडी जिसके पास थोड़ा बहुत मास है वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। दूसरे को क्या करते हैं? अट्रैक्ट करते हैं, और अट्रैक्ट करेंगे तो कुछ फोर्स के साथ अट्रैक्ट करेंगे। तो ये जो फोर्स है, इसी फोर्स को ग्रेविटेशनल फोर्स बोला जाता है। ये जो फोर्स है, लेकिन ग्रेविटेशनल फोर्स की प्रॉपर्टी एक्सप्लेन करते हुए उन्होंने बताया कि ये जो फोर्स है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसको? प्रोडक्ट ऑफ मासेस को, मतलब इन दोनों के मासेस के जो प्रोडक्ट है उसको डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। और अगर ये दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है, जो मासेस है उनके बीच का जो डिस्टेंस है वो d ले लें हम लोग, तो ये जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो उसको इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। इन्वर्सली प्रोपोर्शनल मतलब अगर मैं इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो बढ़ाते जाऊंगा तो फोर्स कम होते जाएगा। और अगर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब होता है कि अगर मैं दोनों का मासेस अगर इंक्रीज करते जाऊँ तो जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो भी इंक्रीज होता जाएगा। तो अब अगर इन दोनों इक्वेशंस को हम एक साथ क्लब करके लिखेंगे तो क्या होगा? बराबर। अब अगर हम प्रोपोर्शनैलिटी साइन को अगर हम निकालते हैं तो हम हमेशा एक कांस्टेंट ऐड होता है। तो इस केस में जो कांस्टेंट है वो है कैपिटल G, जिसे ग्रेविटेशनल कांस्टेंट भी बोला जाता है। जो ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है इसकी वैल्यू होती है 6.67 इंटू 10⁻⁻11, और ये जो वैल्यू है 6.67 इंटू 10⁻⁻11 ये हेनरी कैवेंडिश ने एक्सपेरिमेंटली प्रूव की थी। तो अब देखते हैं कि ये G जो है ग्रेविटेशनल कांस्टेंट कैपिटल G, इसका यूनिट क्या होगा? इसका यूनिट याद रखने की ज़रूरत नहीं है, आप इससे सॉल्व भी कर सकते हो। अगर G को हम एक साइड रखें और बाकी सब टर्म्स को एक साइड ले लें तो ऐसा कुछ देखने मिलेगा हमें। तो अब यहाँ से हमें पता चलेगा कि फोर्स जो है F क्या है? फोर्स, इसका यूनिट है न्यूटन। R जो है डिस्टेंस है दो पार्टिकल के बीच का, तो इसका यूनिट है मीटर स्क्वायर, मीटर, और R स्क्वायर है इसलिए मीटर स्क्वायर हो गया। अब M1 और M2 मासेस हैं तो इनके यूनिट होंगे kg। तो G का यूनिट अगर हम देखते हैं तो G का यूनिट निकल के आता है न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन kg स्क्वायर। तो अब हम G की बात करेंगे कि G की वैल्यू जो है 6.67 इंटू 10⁻⁻11, ये वैल्यू क्या
चेंज होती है, मतलब अगर मैं कुछ ऑल्टीट्यूड पे चला जाऊँ या कोई दूसरे प्लैनेट पे चले जाएं अगर, तो क्या ये वैल्यू में कुछ चेंज आएगा? तो आंसर है कि नहीं, ये वैल्यू एक यूनिवर्सल कांस्टेंट है, ये हर जगह पे ये वैल्यू सेम ही रहती है, पूरे यूनिवर्स में ये वैल्यू सेम ही रहेगी। और इस बात का खास ध्यान हमें न्यूमेरिकल सॉल्व करते हुए देना है कि अगर न्यूमेरिकल में कोई भी प्रॉब्लम है, अगर हमें दूसरे प्लैनेट के या दूसरे स्पेस वगैरह का कुछ प्रॉब्लम रहा, तो उसके अंदर जी की जो वैल्यू है हमेशा 6.67 इंटू 10⁻11 ही लेनी है। ये एक यूनिवर्सल कांस्टेंट वैल्यू है, इस बात का खास ध्यान देना है। देखते हैं कि जी को डिफाइन किस तरह से किया जाता है। तो ग्रेविटेशनल फोर्स इज इक्वल टू जी तो अगर दोनों भी मास को हम यूनिट मासेस कंसीडर करें कि इसका m1 और m2 की वैल्यू क्या है, इक्वल टू 1 है, और जो रेडियस है, जो m1 और m2 के बीच का जो डिस्टेंस है वो भी 1 है, तो कुछ ऐसा देखने मिलेगा आपको। ग्रेविटेशनल कांस्टेंट को हम डिफाइन करते हैं कि ग्रेविटेशनल कांस्टेंट इज इक्वल टू द ग्रेविटेशनल फोर्स एक्टिंग ऑन particles having unit masses and at unit distance and having unit distance between them। तो अब आप में से काफ़ी लोगों के मन में सवाल आता होगा कि अगर इस यूनिवर्स में हर दो ऑब्जेक्ट एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं तो क्या मैं और ये टेबल भी मुझे अट्रैक्ट कर रहे होंगे? तो अगर अट्रैक्ट कर रहे हैं तो हम एक दूसरे से चिपक क्यों नहीं जा रहे? तो इसका हम लोग अभी एनालिसिस करेंगे कि क्या हो रहा है हमारे बीच में। तो ये अगर मैं हूँ और ये टेबल है, मेरा वेट है अगर 30 kg और ये टेबल है 40 kg का मान लेते हैं, तो अभी ये सिचुएशन में हम लोग हमारे ऊपर क्या क्या फोर्सेस एक्ट हो रहे हैं वो देखते हैं पहले। तो सबसे पहला है कि हमारा वेट यहाँ पे हमारा वेट एक्ट हो रहा है डाउनवर्ड्स, और हम एक दूसरे पे ग्रेविटेशनल फोर्स एक्सर्ट कर रहे हैं जो है F। तो अब ग्रेविटेशनल फोर्स कैलकुलेट कर लेते हैं पहले। तो ग्रेविटेशनल फोर्स की वैल्यू होती है G इंटू m1 m2 अपॉन r²। तो अगर इन हमारे इसके बीच का डिस्टेंस है 1 मीटर का, तो G की वैल्यू है 6.67 इंटू 10⁻11 इंटू मासिस की वैल्यू है 30 इंटू 40 अपॉन r²। तो इसको सॉल्व करेंगे तो 6.67 इंटू 10⁻11 इंटू 1200, तो ये वैल्यू सॉल्व करके 79 इंटू 10⁻9 न्यूटन के करीब आ जाएगी। तो ये ग्रेविटेशनल फोर्स है जो हम एक दूसरे के ऊपर एक्सर्ट कर रहे हैं, और हमारा वेट जो डाउनवर्ड डायरेक्शन में वो अगर हम कैलकुलेट करें तो मेरा वेट आ जाएगा, ये जो वेट है हमारा W1 ले लेते हैं, m1 इंटू जी, तो वहाँ से 30 का 30 इंटू 9.8 फिर 10 ही ले लें, 300 न्यूटन। और टेबल का मास है 40 kg का इंटू 10 400 न्यूटन। तो कंपैरेटिवली अगर हम देखेंगे तो जो ग्रेविटेशनल फोर्स हम एक्सर्ट कर रहे हैं वो बहुत छोटा है एज़ कम्पेयर टू हमारा वेट। तो इसलिए हमारा वेट ये जो फोर्स है वो डोमिनेट कर जाता है और हम एक दूसरे को अट्रैक्ट नहीं करते। तो हम ग्रेविटेशनल फोर्स की कैरेक्टरिस्टिक के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहला कैरेक्टरिस्टिक जो हमें देखना मिलता है ग्रेविटेशनल फोर्स के अंदर कि वो हमेशा अट्रैक्टिव नेचर का, मतलब कि दो पार्टिकल्स हमेशा एक दूसरे को ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से अट्रैक्ट करेंगे, कभी रिपेल नहीं कर सकते, तो हमेशा ये अट्रैक्टिव नेचर का होता है। सेकेंड है कि इक्वल एंड ऑपोजिट, अगर हम दो बॉडी लें जैसे कि ये m1 है और ये m2 है, तो अगर ग्रेविटेशनल फोर्स की बात करेंगे तो ये जितना इस पर ग्रेविटेशनल फोर्स एक्सर्ट कर रहा है उतना ही पार्टिकल 2 भी इसके ऊपर ग्रेविटेशनल फोर्स एक्सर्ट करेगा, लेकिन ऑपोजिट डायरेक्शन में। तो इसलिए ये फोर्स कैसे होते हैं, इक्वल और ऑपोजिट होते हैं हमेशा नेचर में, इक्वल इन मैग्नीट्यूड एंड ऑपोजिट इन डायरेक्शन। और थर्ड पॉइंट की हम बात करें तो द फोर्स इज इंडिपेंडेंट ऑफ इंटरवेनिंग मीडियम। तो अगर दो बॉडी के बीच में यहाँ पे अगर कोई मीडियम है जैसे कि एयर है, अगर एयर के बदले अगर यहाँ पे हम अगर इसमें
पानी भी भर दे, अगर वाटर भी भर दे ये मीडियम के बीच में, तो ग्रेविटेशनल फोर्स जितना पहले था उतना ही बाद में रहेगा। अगर मीडियम का चेंज होने से ग्रेविटेशनल फोर्स के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं आता है। फोर्थ पॉइंट देखते हैं। फोर्थ पॉइंट है वीकेस्ट फोर्स इन नेचर। मतलब ग्रेविटेशनल फोर्स जो है वो वीकेस्ट फोर्स है, वीकेस्ट फोर्स है नेचर में एज कम्पेयर टू अगर हम दूसरे फोर्सेस की बात करें, जैसे कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है या न्यूक्लियर फोर्सेस है, ये फोर्सेस का जो मैग्नीट्यूड रहता है वो ज़्यादा रहता है एज कम्पेयर टू ग्रेविटेशनल फोर्स। लेकिन ये लॉन्ग रेंज फोर्स भी है, मतलब इसका जो एरिया ऑफ रेंज है, जो मतलब जिस रेंज में ग्रेविटेशनल फोर्स एक्ट होता है वो काफ़ी बड़ा है एज कम्पेयर टू अगर इलेक्ट्रोस्टैटिक या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स की बात करें, न्यूक्लियर फोर्सेस की बात करें, तो इनका रेंज बहुत छोटा होता है। तो ये एक डिफरेंस है, ये एक पॉइंट है जो याद रखने लायक है। और अगला है कि एक्ट अराउंड द लाइन जॉइनिंग द सेंटर ऑफ टू बॉडी। तो अगर हम दो बॉडी लें M1 और M2, तो ये जो फोर्स है वो हमेशा इनके सेंटर को जो जॉइन करती हुई लाइन है उसके अलॉन्ग ही एक्ट होंगे। तो ये कैरेक्टरिस्टिक है जो हमें याद रखना है ग्रेविटेशनल फोर्स का। अब हम एक क्वेश्चन देखेंगे जिसके अंदर हम न्यूटन्स यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन में हमने जो फार्मूला सीखा है वो इम्प्लीमेंट करने का या यूज़ करने का कोशिश करेंगे। तो जैसे कि क्वेश्चन क्या है देखते हैं। Mahi and Virat are sitting at a distance of 1 meter apart from each other. Their masses are 75 and 80 kg respectively. तो मतलब माही का मास 75 और विराट का 80 kg है और उन दोनों के बीच में डिस्टेंस कितना है 1 मीटर का। कैलकुलेट द ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन देम। ग्रेविटेशनल फोर्स जो उनके बीच में एक्ट हो रहा है वो हमें कैलकुलेट करना है। फिर उसके बाद क्या है, सेकेंड पार्ट देखते हैं। कंसिडरिंग द बेंच टू बी फ्रिक्शनलेस, इफ द इनिशियल वेलोसिटी इज 0, what will be Mahi's velocity towards Virat after 1 second। तो मतलब ये जो सेकेंड पार्ट है इसके अंदर हम मोशन देख सकते हैं कि माही का मोशन कुछ हो रहा है विराट के तरफ, तो वो हम लोग बाद में देखते हैं। पहले हम लोग फर्स्ट पार्ट सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो हम सबसे पहले गिवन लिख लेंगे। तो गिवन में क्या दिया है कि माही का वेट, माही का वेट समझो M1 लेते हैं हम लोग 75 kg, विराट का 80 kg, और दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है r कितना है 1 मीटर का। तो इससे हम डायरेक्टली ग्रेविटेशन का फॉर्मूला यूज़ करके जो यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन है उसका फॉर्मूला यूज़ करके हम इसकी वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं, जो फोर्स यहाँ इन दोनों के बीच में ग्रेविटेशनल फोर्स जो एक्ट हो रहा है वो। तो देखते हैं 6.67 इंटू 10⁻11 इंटू M1 इज 80 kg इंटू 75 डिवाइड बाय 1 स्क्वायर। तो F की जो वैल्यू आएगी वो होगी F इज इक्वल टू 80 इंटू 75 हो जाएगा 6000। तो इधर पे 10⁻11 6 इंटू 10⁻3, तो -11 और +3 से 10⁻8 हो जाएगा और 6.67 इंटू 6, तो आंसर आएगा 40 इंटू 10⁻8 न्यूटन। तो ये तो ग्रेविटेशनल फोर्स हमने पता लगा लिया कि माही और विराट के बीच में ग्रेविटेशनल फोर्स कितना एक्ट हो रहा है। लेकिन अगर फोर्स आया है, अगर फोर्स एक्ट हो रहा है, तो हमें प्रीवियसली हमें पता था कि फोर्स को हम कैसे डिफाइन करते हैं, मास इनटू एक्सेलरेशन। तो अगर कुछ फोर्स एक्ट हो रहा है माही और विराट के बीच में तो ज़रूर एक्सेलरेशन भी आएगा, और वो एक्सेलरेशन किस पे डिपेंड करेगा, फोर्स के ऊपर और मास के ऊपर। तो अगर हम लोग देखें तो फोर्स तो दोनों के ऊपर, ग्रेविटेशनल फोर्स तो दोनों के ऊपर सेम ही एक्ट हो रहा है। अगर यहाँ पे अगर माही को कंसीडर करें और यहाँ पे विराट को, तो दोनों के ऊपर जो ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है वो तो सेम ही है, लेकिन जो दोनों का मास है वो वेरी हो रहा है। माही का मास कितना दिया है 75 kg और विराट का है 80 kg। तो जो मास है दोनों का वो डिफरेंट है। तो मास डिफरेंट होने की वजह से क्या होगा कि फोर्स तो सेम है, लेकिन मास अगर डिफरेंट है तो दोनों का एक्सेलरेशन जो है, अगर फोर्स आ रहा है तो उसकी वजह से एक्सेलरेशन भी आएगा। मतलब कि माही अगर स्टार्टिंग में इनिशियली क्या लिखा है कि कंसीडर द बेंच टू बी फ्रिक्शनलेस, मतलब बेंच के ऊपर फ्रिक्शन नहीं है। इफ़ द इनिशियल वेलोसिटी इज 0, किसका इनिशियल वेलोसिटी 0 है, माही का। अगर माही स्टार्टिंग में
वेलोसिटी 0 है मतलब रुका हुआ है। उसके बाद वो थोड़े टाइम के बाद वो मूव होना शुरू होगा, किसके तरफ, विराट के तरफ। तो मूव होना शुरू होगा तो कुछ ना कुछ एक्सेलरेशन के साथ मूव होगा, तो वो एक्सेलरेशन ही हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा पहले। तो एक्सेलरेशन कैसे निकालेंगे हम अब, A1 इज इक्वल टू F, फोर्स कितना एक्ट हो रहा है 40 इंटू 10⁻⁸ अपॉन 75 न्यूटन का एक्सेलरेशन का है मीटर सेकेंड स्क्वायर। अब एक्सेलरेशन की हम अगर वैल्यू निकालते हैं तो A1 की वैल्यू हो जाएगी 40 और 75 से डिवाइड करना है तो वो तो हो नहीं पाएगा, इसलिए 400 ले लेते हैं। 400 इंटू 10⁻⁹, यहाँ पे -8 था तो हमने -9 कर दिया और 75 से डिवाइड करेंगे तो ये वैल्यू आ जाएगी 5.3 के करीब आ जाएगी। तो एक्सेलरेशन जो माही का है वो है 5.3 इंटू 10⁻⁹ मीटर पर सेकेंड। लेकिन हमें पूछा गया क्या गया कि व्हाट विल बी माहीज वेलोसिटी टुवर्ड्स विराट आफ्टर 1 सेकेंड, तो मतलब 1 सेकेंड के बाद माही की वेलोसिटी क्या हो जाएगी वो पूछा गया है। तो इसके लिए हमें काइनेमेटिकल इक्वेशंस का यूज़ करना पड़ेगा, जो है सबसे पहला काइनेमेटिकल इक्वेशन का यूज़ करना पड़ेगा, v इज इक्वल टू यू प्लस AT। तो v क्या है, इसके अंदर फाइनल वेलोसिटी है, u क्या है, इनिशियल वेलोसिटी है, a है एक्सेलरेशन, t है टाइम। ये आपने अपने 9th स्टैंडर्ड में पढ़ा होगा। तो अब इसका हम यूज़ करेंगे। तो v हमें फाइंड करना है, u की वैल्यू हमें दी हुई है क्वेश्चन में कि इनिशियल वेलोसिटी इज 0, तो u की वैल्यू हमें 0 लेना है, प्लस a की वैल्यू क्या है 5.3 इंटू 10⁻⁹ और टाइम कितना दिया गया 1 सेकेंड, तो इंटू 1, तो फाइनल वेलोसिटी कितनी हो जाएगी मीटर्स पर सेकेंड। तो फाइनल वेलोसिटी 1 सेकेंड के बाद माही की टुवर्ड्स विराट हो जाएगी 5.3 इंटू 10⁻⁹ मीटर पर सेकेंड। अब हम एक और एग्जांपल देखते हैं जिसके अंदर सेम फार्मूला यूज़ करना है। कैलकुलेट द ग्रेविटेशनल फोर्स ड्यू टू अर्थ ऑन माही इन द प्रीवियस एग्जाम्पल। मतलब प्रीवियस एग्जाम्पल में जो माही का मास था हमें दिया था कितना था 75 kg का जो मास था, उसके ऊपर अर्थ के वजह से कितना ग्रेविटेशनल फोर्स एक्ट हो रहा है वो कैलकुलेट करना है हमें। तो उसके लिए गिवन लिखेंगे। सबसे पहले तो मास ऑफ माही कितना है, m1 लेंगे, कितना है 75 kg है जो प्रीवियस सम में देखा हमने, और कैपिटल M जो मास ऑफ अर्थ है 6 इंटू 10⁻24 kg, और रेडियस ऑफ अर्थ दिया है कितना 6.4 इंटू 10⁻6 मीटर। तो अगर ये अर्थ है तो हमेशा ये कंसीडर करते हैं कि अर्थ के सेंटर पे ग्रेविटेशनल फोर्स एक्ट हो रहा है। तो ये हमारे लिए अभी कितना हो गया, जो रेडियस है वही इसके बीच का डिस्टेंस, माही और सेंटर के बीच का जो डिस्टेंस है वो। तो अब फॉर्मूला कौन सा यूज़ होगा, वही F इज इक्वल टू G m1 m2 अपॉन r²। तो G की वैल्यू है 6.67 इंटू 10⁻11 इंटू m1 है मास माही का 75 kg इंटू 6 इंटू 24 इंटू 10⁻24 अपॉन r² में आएगा 6.4 इंटू 10⁻6 का होल स्क्वायर। तो अगर इसको हम कैलकुलेट करते हैं, पहले जितने 10 की पावर वाले टर्म्स है सब एक साइड ले लेंगे। तो 10⁻11 इंटू 10⁻24 डिवाइड बाय, यहाँ पे 10⁻6 है, स्क्वायर लेंगे तो 10⁻12 हो जाएगा। फिर उसके बाद अंदर जो टर्म्स बच जाएंगे 6.67 इंटू 75 यहाँ पे, और 6.4 का स्क्वायर, तो मतलब आ जाएगा 40.96। तो जो फोर्स है उसको कैलकुलेट कर लेंगे। पहले जो 10 के पावर वाले टर्म है इनको एक साथ सॉल्व कर लेंगे। तो 10⁻11 है, नीचे 10⁻12 है, ऊपर जाएगा तो -12 हो जाएगा, तो दोनों ऐड हो जाएंगे। तो 10⁻23 इंटू 10⁻24, तो ये कट के खाली 10 बच जाएगा। और यहाँ पे 6.67 है और ये है, तो इसको अगर हम लोग कट करेंगे तो ये आ जाएगा 73 के करीब। तो 73 = 730 न्यूटन इंटू 10 = 730 न्यूटन। तो ये फोर्स है किसकी वजह से, अर्थ के ग्रेविटेशनल फील्ड, अर्थ जो ग्रेविटेशनल फोर्स एक्सर्ट कर रहा है माही के ऊपर, उसकी वैल्यू है
730 न्यूटन।